सो क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चैप्टर 7 का आखिरी टॉपिक है ट्रांसफार्मर। क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। इट यूज टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज। ट्रांसफॉर्म वोल्टेज का मतलब फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। वन वैल्यू टू अदर का मतलब हाई वोल्टेज को लो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन याद है? एक कॉइल के ऊपर कोएक्सियल दो कॉइल थी, याद आया? ठीक है, M12 और M21 निकाला था हमने म्यूचुअल इंडक्शन का, यानी एक कॉइल में करंट फ्लो करी थी तो उसके करंट की वजह से दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हुआ था, EMF इंड्यूस्ड हुआ था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यही ट्रांसफार्मर में भी यही चीज़ होती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें दो कॉइल्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी कॉइल और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसका दो तरह से सेटअप हो सकता है। एक तो इसी तरह से कि एक तरफ हमने एक इसको आयरन कोर पे प्राइमरी कॉइल को लपेटा है और दूसरी तरफ एक दूसरे कॉइल आयरन कोर पे सेकेंडरी कॉइल को लपेटा हुआ है। ठीक है, एक इस तरह का डिज़ाइन हो सकता है और एक ये हो सकता है कि एक ही आयरन कोर हो, उसमें प्राइमरी कॉइल भी लिपटी हो और दूसरे कोने से सेकेंडरी कॉइल भी लिपटी हो। ठीक है, लेकिन दूसरे से अलग अलग हो, टच ना कर रही हो। तो ये दो तरह का डायग्राम आपकी बुक में दिया है। ये है आपका एक तरह का सेटअप और ये है दूसरी तरह का सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। When an alternating voltage is applied to the primary, the resulting current produces an alternating magnetic flux which links the secondary and induces an EMF in it. जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो रिजल्टिंग करंट, जो करंट फ्लो कर रही है, वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ऑल्टरनेटिंग करंट हो रही है, यानी करंट की वैल्यू वेरी कर रही है, 0 से शुरू होकर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर ऐसे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट हो रही है, करंट वेरी कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स पास होगा दूसरी कॉइल में वो भी तो ऑल्टरनेट होगा, उसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। तो उस कम ज़्यादा होते EMF की वजह से, फ्लक्स की वजह से, इसमें भी एक EMF इंड्यूस होगा जो ऑल्टरनेटिंग ही होगा। यानी AC वोल्टेज अगर हमने अपने यहाँ आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी AC वोल्टेज ही इंड्यूस होगा। ठीक है, कितना इंड्यूस होगा? EMF का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? E = -N d∅/dt, यानी जितना फ्लक्स में चेंज आता है उतना ही EMF इंड्यूस होता है और वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक, ये पढ़ा है हम लोगों ने। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा? जितने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में है और जितना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतना ही EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा? जितना प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है और जितना प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या था? इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ES इज -NS d∅/dt और P shows द प्राइमरी एंड S shows द सेकेंडरी। EP इज -NP d∅/dt। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी करंट लॉस नहीं है, ठीक, कहीं पे भी करंट लॉस नहीं हो रहा है, यानी बीच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस का ये जो है प्योर है एकदम, कोई भी रेजिस्टेंस की वजह से करंट में लॉस नहीं हो रहा है, पावर में लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी हमने वोल्टेज दी है उतना ही EMF इंड्यूस हो रहा होगा। यानी जितनी वोल्टेज की हमने करंट फ्लो कराई है उतना ही EMF इंड्यूस हो रहा होगा। दैट मीन्स ES जो है वो VS के इक्वल है और EP जो है वो VP के इक्वल है। ठीक है,
ये क्या है, करंट की फ्लो होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी बात कर रहे हैं ना। तो करंट कौन सी आपने कितनी वोल्टेज की करंट प्रोड्यूस कराई। तो अगर सर्किट आपका प्योर है, ये कॉइल्स आपकी प्योर है, कहीं पे कोई इम्प्योरिटी या कोई रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है जहाँ पे करंट लॉस हो रही हो, तो जितनी आपने वोल्टेज दी उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसी हिसाब से। यहाँ पे भी जितनी इसमें करंट फ्लो करी उतना ही फ्लक्स चेंज यहाँ पे हुआ, तो उसमें भी उतना ही ईएमएफ आया जितना आपने अप्लाई किया। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे लिख सकते हैं वी पी इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, वी एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी हो गया, वी पी इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। अब नेक्स्ट ये आपकी प्राइमरी कॉइल की इक्वेशन आ गई, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल की इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस, यही आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी बुक में है इक्वेशन 7.47। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांसफार्मर का, जिसमें वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। मेन यानी जो वोल्टेज है, इनपुट हो चाहे आउटपुट वोल्टेज हो, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमने बात करी कि ये ट्रांसफार्मर जो है आपका वो प्योर है, 100% एफिशिएंट है, देयर इज़ नो इम्प्योरिटी। सो इसका मतलब कहीं पे भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी पावर हम दे रहे हैं उतनी ही पावर हमें बाहर मिल रही है। ठीक है, जितनी पावर आपने इनपुट में दी आपको बाहर उतनी ही पावर मिल रही है। P इज़ इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो यानी आई पी वी पी इज इक्वल्स टू आई एस वी एस। सो वी कैन राइट आई पी अपॉन आई एस, ये आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी, और वी एस अपॉन वी पी क्या होगा, एन एस अपॉन एन पी। अब ये रिलेशनशिप आपको याद रहना चाहिए। देखिए कि वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स में सेम टर्म्स ऊपर होते हैं सेकेंडरी, लेकिन करंट में उल्टा हो जाता है। अब इसी रिलेशन पे बेस्ड आपके ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे, देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं तो उस आपका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, लेकिन करंट आपकी कम हो जाएगी। ठीक, प्राइमरी कॉइल्स में जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगी, लेकिन करंट उतनी कम हो जाएगी। ठीक, दैट मीन्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा दो तरह का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सो स्टेप अप ट्रांसफर का मतलब वो है जब इसमें सेकेंडरी नंबर में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हो प्राइमरी से। तो जब सेकेंडरी नंबर में टर्न्स ज़्यादा होंगे यानी एन एस एन पी से बड़ा होगा, दैट मीन्स वी एस भी वी पी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब एन एस आपका एन पी से बड़ा है दैट मीन्स आपका वी एस भी वी पी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आई पी बड़ा हो गया। दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज की लो करंट में। ठीक है, जब एन एस ग्रेटर देन एन पी होता है यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, ये प्राइमरी कॉइल है और आपकी ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पे। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं दैट मीन्स
सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन करंट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि IP ज़्यादा हो गया ना, ये सब इक्वल है ना, तो IP ज़्यादा हो गया यानी IS क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर बनता है स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। तो अप किसको कर रहा है, वोल्टेज को। तो लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में चेंज करता है कौन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह से जब NS की वैल्यू कम होगी NP से तो वोल्टेज भी कम होगा, यानी हाई वोल्टेज की लो करंट को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज की हाई करंट में। दिस इज़ नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, ये देखिए आपकी बुक में ये रिलेशनशिप आया। दैट इज़ इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन द प्राइमरी, द वोल्टेज इज स्टेप अप। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। However, in this arrangement there is less current in the secondary than in the primary. For example, अगर प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 200, तो आपकी 220 वोल्टेज की 10 एम्पियर करंट स्टेप अप हो जाएगी 420 वोल्ट की 5 एम्पियर करंट में। देखिए वोल्टेज आपकी डबल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल थे सेकेंडरी कॉइल में। तो 220 से वोल्टेज हो गई 440, लेकिन करंट देखिए कम हो गई, करंट हो गई 10 एम्पियर से 5 एम्पियर। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और बहुत ही इसको याद करना भी आसान है। ट्रांसफार्मर पर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सिंपल सा बस ये रिलेशन याद रखिएगा, NS अपॉन NP होता है VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू, अब उल्टा हो जाता है यहाँ पे IP अपॉन IS। ठीक है, तो केस 1 आपका जब NS की वैल्यू ज़्यादा है NP से, तो VS की वैल्यू भी ज़्यादा होगी VP से, लेकिन IS की वैल्यू हो जाएगी कम IP से। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं और वो वोल्टेज को बढ़ा देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। इसमें एग्जांपल दिया है 220 वोल्टेज की 10 एम्पियर करंट अगर हमने प्राइमरी कॉइल में करी स्टेप अप में, तो वो वोल्टेज को तो बढ़ा देगा लेकिन करंट को कम कर देगा। ये आधा आधा क्यों आया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें प्राइमरी कॉइल में 100 माने हैं और यहाँ पे 200 माने हैं, तो दुगने का रेशियो है ना। तो यहाँ पे 220 वोल्टेज दी थी तो डबल हो गई 440, और ये उल्टा है, प्राइमरी करंट कितनी दी है हमने 10 एम्पियर, तो 1/2 वो कितना कर देगा उसको 5 एम्पियर। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज की लो करंट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से केस 2, जब NS की वैल्यू NP से कम हो तो वो VS को भी कम कर देता है लेकिन करंट को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी हाई वोल्टेज की लो करंट को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज की हाई करंट में। ठीक है, क्लियर हुआ। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल आपको उसको बस याद रखना है। तो ये आपका इतना हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बता दिया। ये देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं, जिसमें ज़्यादा होते हैं वो स्टेप अप होता है। उसके बाद ये नीचे कुछ केसेस दिए हैं। फ्लक्स लीकेज, देयर इज़ ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज़ नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासेस थ्रू द सेकेंडरी टू टू पुअर डिज़ाइन ऑफ द कोर एंड द एयर गैप। ठीक है, अब ये इसमें कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स हैं कि ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज हो जाता है, क्योंकि कॉइल दूर दूर अगर लपेटी गई हैं तो बीच में एयर गैप है, तो कुछ फ्लक्स ऐसे ही कॉइल से पास हुए बिना ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको दूर करने की रेमेडी ये है कि कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाए, जिससे फ्लक्स बीच के एयर मीडियम में लीक ना हो। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, द वायर यूज ऑफ द वाइंडिंग हैज़ सम रेजिस्टेंस। जो आपने वायर यूज़ की है वायर को ऊपर से लपेटने के लिए, इंसुलेट करने के लिए, उसका अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो तार गर्म हो जाती है, थोड़ा हीट लॉस होता है। कितना हीट लॉस होता है, I² R।
तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वाइंडिंग जो मतलब ऊपर तार के ऊपर जो आप प्लास्टिक कोटिंग नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा वो गर्म होके वहाँ पे थोड़ी एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जाती है। तो ये थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स है कि एनर्जी कहीं और भी लॉस हो रही है। थर्ड इज़ एडी करंट। एडी करंट आपको पता ही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटेलिक प्लेट आ जाती है तो कुछ स्मॉल करंट्स उसमें भी फ्लो होने लगती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है आयरन कोर जिस पर वो लपेटी गई है, और वो भी हीट अप होने लगता है करंट की वजह से। ठीक है, इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करें। तो ये थोड़े से आपके, इसके बाद हिस्टीरियस लूप है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज़ repeatedly reversed by the alternating magnetic field. The resulting expenditure of energy in the core appears as heat and kept at minimum the united. हिस्टीरियस लूप में भी आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, इस तरह का लूप आता है ना। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर की शॉर्टकमिंग्स हैं। बाकी मेन आपका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस वन, सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, इसी पे बेस्ड है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इसी पे बेस्ड है आपका स्टेप डाउन। ठीक है, अब इसे पढ़ के मुझे बताइएगा।